ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੋਟ ਜ਼ੋਨ ਦੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਕਵਾਂਗੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੈ। 2 ਵਾਰ ਚੰਡੀਗढ़ ਦੇ MP ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਹੈ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਜੈਨ ਜੀ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 1975 ਜਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ ਇਹ ਦੀ ਪੀੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਕੁਝ ਅਣਛੁਏ ਪਹਿਲੂ ਜਿਹੜੇ 1975 ਦੇ ਵੇਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ। ਜੈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਉਰਿਓਸਿਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਰਕ ਦਿਨ ਹੈ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੁਝ ਯਾਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹते ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸਨਲ एक्सपीरियंस एमरजेंसी को लेके की है। ऐसा जून 1975 में 12 जून को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्रीमती इंदिरा गांधी का जो लोकसभा का चुनाव था रायबरेली से लोकसभा के लिए उसको रद्द कर दिया था। उसके साथ साथ उन दिनों श्री जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में छात्र आंदोलन भ्रष्टाचार के खिलाफ और बाकी चीजों के खिलाफ बहुत ही उग्र रूप धारण कर चुका था। ऐसी स्थिति में लोग ये मांग कर रहे थे कि क्योंकि श्रीमती इंदिरा गांधी जी का चुनाव रद्द हो गया है इसलिए उनको प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे देना चाहिए। लेकिन त्यागपत्र देने की बजाय श्रीमती इंदिरा गांधी ने 25 जून, 24 जून और 25 जून की रात को देश में इमरजेंसी लगाने का निर्णय किया। और उन दिनों मोबाइल नहीं होते थे, टेलीविजन न्यूज नहीं होती थी, सिर्फ समाचार रेडियो के माध्यम से आते थे या समाचार पत्र पढ़ के मालूम होता था या बीबीसी की न्यूज सुन के जानकारियां मिलती थी। तो 25 की सुबह सारे देश में जहां जहां प्रमुख विपक्षी नेता थे उन सबको गिरफ्तार करने का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। श्री अडवाणी जी, वाजपेयी जी बेंगलोर गए हुए थे, वहीं उनको गिरफ्तार किया गया। जयप्रकाश नारायण जी दिल्ली में थे, उनको वहां से गिरफ्तार किया गया। सारे देश के अंदर जितने विपक्षी दलों के नेता थे उन सबको सरकार ने गिरफ्तार करके किसी को मीसा में, किसी को 751 में, इन सब के अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार करना शुरू किया गया। जो लोग तो सुबह सुबह पकड़े गए वो पकड़े गए, लेकिन उसके बाद जब पता लगा कि देश में इमरजेंसी लगी है और नेताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है तो फिर जो संगठन के माध्यम से बाकी लोग थे जिनको पुलिस अभी नहीं पकड़ पाई थी उनको सबको संदेश भेजे गए कि आप फॉर द टाइम भी फिलहाल आगे पीछे हो जाइए ताकि आपकी गिरफ्तारी ना हो सके, बाद में क्या करना वो देखा जाएगा। तो कुछ दिनों तक ये गिरफ्तारियां लगातार चलती रही। पहले हल्ले में जो लोग पकड़े गए, प्रमुख नेता वो पकड़े गए और जिनको संदेश मिल गया था वो थोड़ा दाएं बाएं हो गए, उनको गिरफ्तार सरकार नहीं कर पाई थी। और फिर जो लोग पकड़े गए उसके बाद शाम को मुझे याद है श्रीमती इंदिरा गांधी का 8:45 पर एक न्यूज जो समाचार उन दोनों आया करता था, वहां उनका 3 वाक्य श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने कहे थे कि देश के अंदर कुछ लोग सेनाओं को उकसा रहे थे, देश में आपात स्थिति लगा दी गई है, जो लोग बाहर नहीं हैं हम देख रहे हैं कि उनकी सुरक्षा ठीक हो, उनका इंतजाम ठीक हो, ऐसे ऐसे करके उन्होंने अनाउंसमेंट की थी। और बहुत ही काला अध्याय था ये, बहुत ही ऐसा खौफनाक मंजर था जैसे पता नहीं देश में क्या हो गया है। सारी प्रेस पे सेंसरशिप, रेडियो से समाचार आने बंद और लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया। उसके थोड़ी देर के बाद फिर देश के अंदर जो एक आंदोलन चलाया गया। मेरा जहां तक ताल्लुक है, मैं उन दिनों नहीं पकड़ा गया, लेकिन मैंने पंजाब यूनिवर्सिटी से MA करने के बाद LLB में एडमिशन के लिए अप्लाई किया हुआ था। तो जब मैं एडमिशन लेने गया तो मेरे को एडमिशन, हालांकि मेरिट पे मेरा नंबर था, उस समय के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ने मुझे एडमिशन देने से इनकार किया और जब मैं बाहर आया तो मुझे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और मुझे बुड़ैल जेल में ले जाके बंद किया गया। लगभग उस समय मैं जेल में रहा, मेरे पर डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के अंतर्गत केस बनाया गया था। बाद में लगभग 4 महीने के बाद जब चार्जशीट आई और चार्ज फ्रेम होने की नौबत आई तो कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज किया। हम बाहर आ गए, तब तक सत्याग्रह शुरू हो चुका था। तो फिर सभी संगठन के नेताओं की योजना से उसके बाद 27 जनवरी 1976 को फिर मैंने पंजाब विश्वविद्यालय में 5-6 कार्यकर्ताओं के साथ सत्याग्रह किया और सत्याग्रह करके अपनी गिरफ्तारी थी। उस रात को, 27 जनवरी की रात को, हमें पुलिस स्टेशन CIA स्टाफ ले जाया गया और मेरे को उंगलियों पर, इन दोनों उंगलियों पर तार बांधकर
बिजली के झटके, इलेक्ट्रिक शॉक्स जिन्हें बोलते वो दिए गए। और मुख्य रूप से वो यही पूछना चाह रहे थे कि बताइए आपके पोस्टर कहाँ से छपते हैं, आपके कौन कौन नेता बाहर हैं, वो जब चंडीगढ़ आते हैं तो कहाँ ठहरते हैं, क्या क्या आपकी योजनाएं हैं। लेकिन भगवान की कृपा से वो मेरे मुंह से कुछ नहीं निकलवा पाए। अगले दिन फिर हमें पेश किया गया और फिर उसके बाद लगभग 4 महीने फिर मैं जेल में रहा। कुल मिला के 1 वर्ष में जेल में रहा उस समय। तो सतपाल जी, जो आपकी बातों से जो हमें समझ आ रहा है, क्योंकि हमारे कुछ युवक भी देखने वाले हैं, जो आज की पीढ़ी है, उनको इस बारे में नहीं पता, क्योंकि संविधान में जब इन्होंने इमरजेंसी उस समय लगाई थी, अपनी पावरें यूज की थी, उसमें क्या क्या चीजें कटेल हो गई थी, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, या कुछ फंडामेंटल राइट्स, कुछ इस तरह की कुछ बातें आप थोड़ा सा हमें बताएं तो हमारे दर्शकों को और भी समझने में आसानी होगी सर। ऐसा भारत के संविधान में आर्टिकल 352, 356, ये आर्टिकल्स एक देश में अगर बहुत ही एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो जाती है तो उसको कैसे डील करना उसके साथ ये संबंधित है। उस समय इनका प्रयोग हो सकता है। तो जब 356 इमरजेंसी लगी देश के अंदर, तो इमरजेंसी के लगने के परिणाम ये होते हैं कि इमरजेंसी के बाद सारी शक्तियां सरकार के पास आ जाती हैं। किसी भी आदमी को बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है। सारे देश में सेंसरशिप लगाई जा सकती है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जब इमरजेंसी चैलेंज हुई तो सरकारी वकील ने उस समय ये भी कहा कि अब क्योंकि इमरजेंसी लग गई है इसलिए जितने नागरिक अधिकार हैं वो सारे सस्पेंड हो गए हैं। तो अगर हम कहें एक दृष्टि से सारे संविधान को ताक पे रखकर, सारे कानूनों को ताक पे रखकर, सारी मर्यादाओं को ताक पे रखकर सारी शक्तियां देश के एक तानाशाह के हाथ में आ जाती हैं और वो चाहे संस्थाओं को समाप्त करे, व्यक्तियों को समाप्त करे, किसी को जेल में रखे, बाहर रखे, ये स्थिति पैदा होती है। और इमरजेंसी के अंदर वही स्थिति पैदा हुई थी। कोई समाचार पत्र में कोई समाचार नहीं आता था, किसी किस्म की रेडियो से न्यूज नहीं आती थी। सरकार को एब्सोल्यूट पावर्स थी, जिसको चाहे गिरफ्तार कर लेती थी, चाहे मीसा लगाए, चाहे डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लगाएं, चाहे 17151 लगाएं। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स लगाने के बाद क्योंकि इमरजेंसी लगी हुई थी, ये भी प्रावधान कर दिया गया था कि कोई अदालत डीआईआर या उन केसों में जमानत भी नहीं देगी, क्योंकि लोगों को कानून के अनुसार 14 दिन के बाद जज के सामने पेश होना होता है और जेल से जज की कोर्ट में लाया जाता है। हमको जब लाते थे सारे हिंदुस्तान में तो लोग नारेबाजी करते थे, इमरजेंसी के खिलाफ बोलते थे। तो सरकार ने यह भी कानून बना दिया कि अब आगे से कोई भी जो पकड़े हुए लोग हैं उनको जज के सामने कचहरी में पेश नहीं किया जाएगा। जज साहब स्वयं जेल में जाएंगे और वहीं पर कचहरी लगाई जाएगी। तानाशाही, संविधान की आड़ में सारी शक्तियों को हड़प कर लेना, ये इमरजेंसी थी। ਸਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਪੜਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਫੇਸ ਕੀਤੇ ਕੀ आपने तो खुद भी फेस किया है आप, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पहुंच गए थे, आपकी एडमिशन भी आपने बताया भी नहीं हो पाई, सब कुछ हुआ। उस समय हम सुनते हैं कि कुछ बहुत छोटे थे भी, उस समय संजय गांधी के द्वारा पॉपुलेशन कंट्रोल के नाम पे नसबंदी लगाई गई। उसका पूरे देश में प्रतिकार भी हुआ, पूरा उसके खिलाफ एक बड़ा माहौल भी बना। दिल्ली को भी इन्होंने कुछ कॉलोनियां जो गरीबों की झुग्गियां वगैरह बहुत तोड़ने की कोशिश की और ऐसे काम भी किए। कुछ ऐसे कुछ जो काम आपके जैन में हो वो भी हमारे साथ शेयर करें, ताकि हमारे को थोड़ा सा दर्शकों को कुछ समझने की कोशिश हो, किस तरह से कैसे कैसे पंजाब में भी किया होगा, चंडीगढ़ में भी किया होगा, इस हिसाब से कुछ कोई ऐसे इंसिडेंट्स आपके ध्यान में आते हैं तो थोड़ा सा बताने की कष्ट। ऐसा 25 जून 1975 एक टर्निंग पॉइंट था। उससे पहले देश में लोकतंत्र था, उससे पहले समाचार पत्र आते थे, रेडियो से न्यूज आती थी, खबरें आती थी, लोग आते जाते थे, आंदोलन होते थे, किसी को बिना कारण आप पकड़ नहीं सकते थे। और श्रीमती इंदिरा गांधी बहुत घबराई हुई थी। लेकिन जब इमरजेंसी लग गई तो उसके बाद सारा का सारा तंत्र सरकार के हाथ में आ गया, पुलिस के हाथ में आ गया, जिसका परिणाम ये निकला कि जो शासक थे वो निरंकुश हो गए। संजय गांधी जी उस समय राजनीतिक पटल पर आए और उन्होंने एक अपना 4 सूत्रीय कार्यक्रम जारी किया, जिसमें जनसंख्या कंट्रोल, नसबंदी एक पार्ट था। और उनको खुश करने के लिए सभी कांग्रेस के नेता, मुख्यमंत्री उस नसबंदी अभियान में बढ़ चढ़कर भाग ले रहे थे, सारी सीमाएं पार कर रहे थे। श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक अपना विकास का 20 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था और संजय गांधी ने 4 सूत्रीय कार्यक्रम दिया था। तो लोग मजाक में कहा करते थे कि दोनों का मिला के 420 का कार्यक्रम है।
लेकिन जो जनसंख्या वाली बात आपने कही, ये हरियाणा में, यूपी में, दिल्ली में बसों में बैठे हुए लोग जो चंडीगढ़ से दिल्ली जा रहे हैं, करनाल से पानीपत जा रहे हैं, कई जगह तो बसों की बसें पकड़कर अस्पताल में लगाई जाती थी और वहां उनकी नसबंदी कर दी जाती थी। और संजय गांधी जी को शाम को बताया जाता था कि आज हमारे राज्य में इतने लोगों की नसबंदी हो गई है। ऐसे ही जहां जहां लोगों के मकान थे, तुर्कमान गेट दिल्ली में, जहां गरीब आदमी की झुग्गी थी, झोपड़ी थी, लोग गरीब आदमी काम करते थे, उन सबको उखाड़ा गया, बुलडोजर फेरे गए, क्योंकि न्याय प्रणाली ठप हो चुकी थी। आदमी के फंडामेंटल राइट भी समाप्त कर दिए गए थे। कोई वकील आपके लिए आने को तैयार नहीं होता था। पुलिस को निरंकुश अधिकार था, किसी को भी पकड़े बिना कारण बताए जेल में रख दें। उस कारण से जो तानाशाही का वातावरण पैदा हुआ, उस कारण से ये सारी जातियां बढ़ी। सैकड़ों हजारों लोगों को नौकरियों से सिर्फ इसलिए बर्खास्त कर दिया गया कि वो आरएसएस के या सीपीएम के या आनंद मार्ग के ऐसी संस्थाओं से जुड़े हुए थे। आरएसएस पर बैन लगा दिया गया था ठीक है। और उसकी बैन के कारण से बहुत सारे लोग जो संघ के स्वयंसेवक थे, कहीं ना कहीं नौकरी करते थे, उनकी नौकरियां भी बर्खास्त कर दी गई और बहुत सारे लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। कई जगह तो पूरे के पूरे परिवार भी जेलों में डाल दिए गए थे, हस्बैंड भी, भाई भी, बेटा भी। और मुझे याद है हजारों की तादाद में लोग थे जिनके घर बर्बाद हुए, दुकानें बर्बाद हुई, बच्चों के भूखे मरने तक की नौबत भी आ गई थी, लेकिन सरकार की कान पर जूं नहीं रेंगती थी और वो उसी तरीके से अपनी तानाशाही में लगे रहे। ਸਤਪਾਲ ਜੈਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸੀਆਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ, ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਕਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਚੱਲੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ 40,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ अच्छा लगेगा, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ। ऐसा जब इमरजेंसी लगी है तो उस समय पंजाब में ज्ञानी जैल सिंह जी मुख्यमंत्री थे ठीक है। और ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार ने जो पंजाब में पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जनसंघ के लोग थे, आरएसएस के लोग थे, उनको गिरफ्तार किया, उनको पकड़ा। लेकिन अकाली दल के अधिक बहुत लोगों को उन्होंने नहीं पकड़ा था। फिर अकाली दल ने निर्णय किया कि भी हम इसके खिलाफ सत्याग्रह करेंगे। तो फिर अकाली दल ने सारी इमरजेंसी में रोज उनका जत्था आता था और वो अपनी गिरफ्तारी देता था। अकाली दल ने लगातार इमरजेंसी के खिलाफ सत्याग्रह किया, रोज उनके जत्थे गिरफ्तारियां देते थे और फिर जहां गिरफ्तारी देते थे उसके मुताबिक उनको जेल में भेजा जाता था। मैं भी जब चंडीगढ़ जेल में था, एक जत्थे ने चंडीगढ़ में गिरफ्तारी दी थी। कोई लगभग 30-35 उनके अकाली दल के वर्कर थे जिनको हमारे साथ चंडीगढ़ की जेल में रखा गया था। ज्ञानी जैल सिंह जी ने पंजाब में, ये बात आज वो दुनिया में नहीं है, आज वो दुनिया में नहीं है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन ये फैक्ट है कि पंजाब में इमरजेंसी में उतने अत्याचार लोगों पर नहीं हुए जितने बाकी राज्यों में हुए थे। अत्याचार यहां भी हुए, संघ के लोगों को, अधिकारियों को पकड़कर, मुझे याद है किस तरीके से मित्र सेन जी, किस तरीके से कृष्णलाल मैनी जी, विश्वनाथन जी, ये सब लोग थे जिनको जेलों में बहुत तंग किया गया, बहुत परेशान किया गया। लेकिन कंपैरेटिवली ज्ञानी जैल सिंह जी की सरकार ने पंजाब में उतना आतंक नहीं मचाया था जितना बाकी जगह मचाया गया था और लगातार अकाली दल उसके खिलाफ संघर्ष करता रहा। और जब राष्ट्रीय स्तर पर जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद, हमारे लोगों का भी सत्याग्रह चालू हुआ तो उनके भी, हमारे भी कार्यकर्ता पंजाब में निरंतर सत्याग्रह करते रहे। लेकिन ये बात सच है कि पंजाब में स्थिति उतनी तनावपूर्ण नहीं थी जितनी बाकी राज्यों में थी। ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ, ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਜਦੋਂ ਐਸਡੀਐਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਖੂਨ ਤੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਪੱਲੇ ਕਰੰਟ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਮਨ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਕੀ ਮਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਉਸ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸਨਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਵੀ ਉਸ ਭਾਵ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ शेयर करो। देखिए, मैं भी अपने परिवार से पहला व्यक्ति था जो राजनीति में आया था।
और कभी मेरे परिवार से रिश्तेदारी में कोई भी राजनीतिक सामाजिक जीवन में नहीं था। ऐसे मेरे जैसे सैकड़ों हजारों लोग थे जो अपने परिवार से पहली बार आए थे। और जब पहली बार मेरे को पकड़ा तब तो पहली बार गिरफ्तारी में उन्होंने तंग नहीं किया था, सीधा जेल में ले गए थे। और मेरे को याद है जब पहली बार मेरे को पकड़ा था, रात को पुलिस स्टेशन 11 में रखा, तो सुबह जब मुझे पुलिस स्टेशन ले जाने लगे तो हमारे 2 मित्र मिलने आए थे जो कांग्रेस में थे। एसएचओ ने मेरे से माफी मांगी कि मैं आपसे माफी मांगता हूँ, मैं क्षमा मांगता हूँ, मैं क्या करूँ, मेरी ड्यूटी थी इसलिए मुझे ये सब कुछ करना पड़ा। उन्होंने भी मुझे सांत्वना दी और मुझे उन्होंने कहा कि नहीं, आपने जो स्टैंड लिया है हम उसकी बहुत प्रशंसा करते हैं। तो मन में क्योंकि मैं संगठन से जुड़ चुका था और वैसे भी स्वभाव था मेरा, झुकने की कभी आदत मेरी जिंदगी में रही नहीं है। कोई भी स्थिति आई है तो मैंने उसका पूरी दृढ़ता से मुकाबला किया है। तो उस समय स्थिति सामने आई थी। एक बार तो लगने लगा था कि पता नहीं जेलों से बाहर आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। हो सकता है यहीं गल सड़ जाना पड़े, यहीं मरना पड़े। लेकिन झुकना मंजूर नहीं था। मुझे याद है बहुत सारे लोग थे जो माफी वगैरह मांगकर बाहर आ गए, लेकिन बहुत सारी तादाद में लोग ऐसे थे जो बिल्कुल अड़े रहे। और इसलिए हमने सोचा कि जो होगा देखा जाएगा। अगर भगवान ने हमारी मृत्यु वैसे ही जेलों में लिखी है तो भाग्य की विडंबना समझकर उसको भी हम स्वीकार करेंगे। और ऐसे ही सिर्फ मेरे को ही टॉर्चर नहीं किया, मेरे को याद है रामलाल गुप्ता जी और राजन सुशांत जो बाद में हिमाचल के एमएलए बने, उनका पूरा ग्रुप था जिन्होंने कांग्रेस का जब यहाँ सेशन हुआ था तो कांग्रेस के तब के अध्यक्ष देवकांत बरुआ उनके सामने पोस्टर फेंके थे इमरजेंसी के खिलाफ। उनको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, बहुत बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। ऐसे ही मिस्टर कालिया एक हमारे कार्यकर्ता थे, 19 सेक्टर में वो किसी पोस्ट ऑफिस में हैंडबिल डालते हुए डाक से पकड़े गए थे। बहुत बुरी तरह से उनको टॉर्चर किया गया था। केरला में एक सीपीएम के वर्कर थे, रंजन या राजन, जिनको पुलिस कस्टडी में मार मार के ही टॉर्चर करके मार दिया गया था। तो बहुत लोगों ने यातनाएं सही, लेकिन एक मन में दृढ़ निश्चय था कि देखिए इस तानाशाही के सामने नहीं झुकना है। जो ये तानाशाही देश में आ रही है हमको स्वीकार नहीं है। हमने फ्रीडम फाइटर्स की बहुत सारी कहानियां पढ़ी हैं, सुनी हैं, देखी हैं। इसलिए जब अब स्वयं को भी वो स्थिति सामने करने का मांगना आया तो जो अटल जी की कविता थी, टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, हम मरना मंजूर था कि देखा जाएगा जो होगा। लेकिन भगवान हम पे दयाल रहा, इमरजेंसी हटने की जो हटाई गई। जब चुनाव हुआ, मुझे याद है 1977 का, तो उस समय डबल माइंड थे लोगों के मन में था चुनाव लड़े ना लड़े। लेकिन मुझे याद है पूरे जनसंघ के संघ के सब अधिकारियों का निर्णय था कि हम चुनाव लड़ेंगे। और चुनाव लड़ने के लिए गए। और जैसा उत्साह मैंने 1977 के लोकसभा चुनाव में देखा, मैंने शायद किसी लोकसभा चुनाव में उतना उत्साह नहीं देखा। और मैं एक बात यहाँ और बताना चाहता हूँ कि जब इमरजेंसी लगी उसके बाद फिर कोई 20 साल के बाद हमारा चौधरी बंसीलाल जी से हरियाणा में समझौता हुआ। मेरे उनके साथ बहुत अच्छे संबंध रहे। एक दिन सुषमा जी, बंसीलाल जी और मैं तीनों बैठे हुए थे सेंट्रल हॉल में। तो मैंने बंसीलाल जी से पूछा, मैंने कहा बंसीलाल जी, लोग ये कहते हैं कि इंदिरा गांधी को इमरजेंसी लगाने की सलाह आपने दी थी, आपने लगवाई थी, क्या ये सच है? तो उन्होंने कहा कि ना जैन साहब, ये बात सच नहीं है। बोले हुआ न्यू कि 24 जून को सुबह इंदिरा जी, सिद्धार्थ शंकर रे और मैं, जो सिविल सेक्रेटरीट है दिल्ली में, उसकी लिफ्ट में सवार हुए। इंदिरा जी लिफ्ट में थी, मैं था और रे थे। तो जब हम लिफ्ट चली तो इंदिरा जी ने कहा कि रे साहब, ये लोग बहुत तंग कर रहे हैं, क्या करें, इसका क्या इलाज करें? तो रे ने कहा कि बहन जी इलाज मैं बता सकता हूं आपको। बोले इतने में लिफ्ट फ्लोर पे आ गई, दरवाजा खुला, इंदिरा जी और एसएस रे प्राइम मिनिस्टर के रूम में चले गए। मैं डिफेंस मिनिस्टर होने के नाते अपने रूम में आ गया। ये एसएस रे ने श्रीमती गांधी को सलाह दी थी कि इमरजेंसी लगाई जाए। और फिर इमरजेंसी लगी, जिसके परिणाम उनको भी भुगतने पड़े, सारे देश को भुगतने पड़े। और मुझे विश्वास है कि आने वाले दौर में कोई भी देश का राजा, कोई भी देश की सरकार अब दोबारा इमरजेंसी लगाने की जरूरत और हिम्मत नहीं कर पाएगी। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਸਾਡੇ ਸੱਦਾ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਪਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਅੱਛੀ ਲੱਗੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਵੀ ਕਰੋ। ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। थैंक यू।